ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 77 मैं उस मुसाफिर की तरह भाग रहा था जो प्लेटफार्म पर उतरकर ज़रा देर के लिए गाफिल हुआ हो और उसकी गाड़ी उसके सारे माल असबाब समेत आगे निकल गई हो। मैं यूँ तो बेसिम्मत जा रहा था, मगर अपने तय सरवत की तरफ भाग रहा था, जैसे वो अभी अब तक किसी की ना हुई हो, जैसे अभी तक मेरी मोहब्बत के ताबूत में आखिरी कील ठोंकी जानी बाकी रह गई हो। वो सुर्ख अरूसी जोड़ा पहने बैठी हो, अभी कबूल के मरहल से तय होना बाकी हो। मुझे लगता था मैं भागता हुआ उस तक पहुंच जाऊंगा, पुकार कर कहूँगा, मैं आ गया हूँ सरवत, अब अपने इकरार को अपने होंठों के अंदर रोक लो। ये इकरार सिर्फ मेरे लिए है, लिहाजा ये शादी अब नहीं अंजाम पा सकती। ये महफिल बर्खास्त करना होगी, एक नई महफिल सजाना होगी, जहाँ सच्चा इकरार होगा, जहाँ सच्ची मोहब्बत के सदाबहार फूल खिलेंगे। मैं भाग रहा था, मेरी सांस धोखनी की तरह चल रही थी। इर्द गिर्द के मनाजर मेरी निगाहों में धुंधलाए हुए थे। मुझे महसूस होता था कि मैंने दर्जनों सुकून बख्श गोलियां एक साथ निगल ली हैं और अब मैं दौड़ने की बजाय हवा के समंदर में तैर रहा था। अब मेरे इर्द गिर्द सरसब्ज ढलवान थी, जहाँ घने दरख्त थे और दरख्तों में कहीं कहीं बकरियां चरती नजर आ रही थी। मैं एक जगह बेदम होकर बैठ गया। मैं ज़ईफ़ अक़ीदा नहीं था, मुझ में बेशुमार खामियां थी, मगर तुहम परस्ती और फितरत से गमियाज करने की जैसी कमज़ोरियां नहीं थी। मैंने हमेशा ठोस हक़ाइक़ पर यकीन रखा था और यही वजह थी कि अब मेरा दिमाग शदीद तरीन तनाव के सबब फट रहा था। मेरी जगह कोई और होता तो इन हालात के डांडे फ़ौरन मारवाए से जोड़ने लग जाता। जादू, टोना, शहर, जिन, भूत, आसेब और इस तरह के न जाने कौन कौन से तस्वरात उसकी सोचों को जकड़ लेते और शायद इससे वो किसी हद तक मुतफिक भी हो जाता। मगर मैं वजह तलाश कर रहा था, मंतक ढूंढ रहा था। मुझे कोई वहमा मुतमिन नहीं कर सकता था। मुझे अपनी सूरत हाल के लिए ठोस वजाहत चाहिए थी। अचानक मुझे कदमों की चाप सुनाई दी। यह भागते कदमों की चाप थी। मैंने सर उठाकर देखा, सुल्ताना मेरे सामने खड़ी थी। उसके गाल कंधारी अनार की तरह सुर्ख और सीना फूल पिचक रहा था। यहाँ था कि भागती हुई मेरे पीछे आई है। फिर मुझे उसके अकब में कुछ फासले पर गनी साहब और दूसरा शख्स भी दिखाई दिया, जिसका नाम चौहान बताया गया था। सुल्ताना ने आते ही मेरे दोनों कंधे थाम कर मुझे अपने साथ लगा लिया और सिसक कर बोली, तुम्हें क्या हो गया है मेरू? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? तुम्हें पता है चै कि तुम्हारी तकलीफ देखकर मुझ पर क्या गुजरती है। इस दौरान में गनी साहब और चौहान साहब भी मेरे पास आ गए। चौहान ने भी बड़ी हमदर्दी से मेरे कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें क्या हो गया है मेरू? होश करो यार, इन्हें तो अगर ऐसा नहीं किया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे अकेला छोड़ दो तुम लोग, मेरा दिमाग फट जाएगा, मैंने कराते हुए कहा। सुल्ताना ने एक बार फिर मुझे अपने साथ लगा लिया। मैंने उसे झटक कर पीछे हटा दिया। गनी साहब और चौहान साहब आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। इनकी गुफ्तगू से कुछ अल्फाज मेरे कानों तक पहुंचे, जैसे सर चोट, परेशानी वगैरह। मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मेरे सर पर लगने वाली चोट के बारे में बात कर रहे हैं और गालबन ये समझ रहे हैं कि इस चोट की वजह से मेरे हवास गड़बड़ा गए हैं। इस दौरान में 3 घुड़सवार नजर आए। वो गहरी सबज वर्दियों में थे। उनके सिरों पर हल्की सबज धारीदार पगड़ियाँ थी। कदों पर राइफलें दिखाई दे रही थी। इन पर खाकी गुलाब चढ़े थे। इनमें से एक शख्स ने बारूब लहजे में पूछा, क्या बात है, यहाँ क्यों बैठे हो? सुल्ताना के चेहरे पर रंग सा आकर गुजर गया। गनी साहब ने आगे बढ़कर कहा, कोई
कोई खास बात नहीं जी, ये घर का मामला है। घर का मामला है तो घर में बैठकर निपटाओ। और इस बंदे को चोट कैसे लगी है? मेरी तरफ इशारा करके पूछा गया। पेड़ से गिर गया है जनाब, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, गनी साहब ने कहा। ठीक है, लेकिन यहाँ से उठ जाओ। और तीनों घोड़े आगे बढ़ गए। गनी साहब मुझसे मुखातब होकर इल्तिजा अमेज लहजे में बोले, चलो उठ जाओ महरू। मेरा नाम महरू नहीं है, मैं ताबिश हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ। मेरी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि आगे जाते हुए घुड़सवारों तक पहुँच सकती थी। गनी और चौहान बुरी तरह घबरा गए। सुल्ताना ने मुझे खामोश रखने के लिए मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। खुदा के लिए महरू, होश करो, वो कराही। घुड़सवारों तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच सकी थी। वो आगे निकल गए तो गनी साहब ने दोबारा मुल्तजी आवाज़ में कहा, ठीक है, तुम जो कहोगे हम सुनेंगे, लेकिन घर जाकर यहाँ से उठ जाओ। अगर कोई और यहाँ आ गया तो हम सब के लिए बहुत खतरनाक होगा। करीबन आध घंटे बाद मैं दोबारा गनी साहब के घर में था। सुल्ताना समेत कोई भी मुझसे किसी तरह की मुतनाज़ा बात नहीं कर रहा था। किसी ने मुझे महरू कहकर नहीं पुकारा था। बहरहाल वो आपस में लोग सरगोशियाँ कर रहे थे। मैं उनकी चटाई पर दराज हो गया और कच्ची दीवार से टेक लगा ली। सामने वाली दीवार पर 2-3 जानवरों की खालें आवेज़ां थी। मैं इनमें से बस एक खाल पहचान सका। ये किसी छोटे चीते की थी। घर से बाहर गली से मिली जुली आवाज़ें आ रही थी। कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे। कहीं करीब से ही शायद भजन का गाना गाया जा रहा था। मेरे दिमाग में धुंध सी भरी हुई थी। मैं जैसे होश और बेहोशी के दरमियान भटक रहा था। दिल गवाही दे रहा था कि मैं ताबश वल्द इशफाक सकना लाहौर एक अनोखी व हैरान कुन सूरत हाल का शिकार हो चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी के तसलसल में शबो रोज़ का एक तवील टुकड़ा गायब हो चुका है। यह बड़ी फिल्मी और दास्तानी सी सूरत हाल थी। बचपन से फिल्मों ड्रामों में इस तरह के मनाजर देखे थे। कोई शख्स किसी हादसे का शिकार होकर अपनी याददाश्त खो बैठा, फिर किसी और हादसे के सबब उसकी याददाश्त बहाल हो गई। क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था? लॉर्ड डिफेंस की कोठी में हादसे का शिकार होने के बाद मैं एक नामालूम वक़्त तक किसी और हैसियत से जिंदा रहा। इस नामालूम अरसा हयात में मैंने क्या किया, किन लोगों से मिला हूँ, किन लोगों से बिछड़ा हूँ, क्या ठोकरें खाई हैं, क्या कामयाबियाँ हासिल की हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं था। कुछ भी तो नहीं मालूम था। ये लोग गालबन समझ रहे थे कि सर की चोट की वजह से मेरे हवास मुअत्तल हो गए हैं। इन्हें मालूम नहीं था कि चोट की वजह से मेरे हवास मुअत्तल नहीं बहाल हुए हैं। मेरे ज़ख्म ने मुझे मखबूतल हवास नहीं बनाया था, सही अल्तमाग किया था। मगर हाफिज़े की ये वापसी मेरे लिए एक ऐसा अज़ाब बनी थी जिसकी शिद्दत को मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता था। दिल दिमाग में ये एहसास एक नहायत कर्मनाक लहर की तरह मौजूद था कि मैंने देर कर दी। मैंने जहाँ और बहुत कुछ खोया वहाँ सरबत के मामले में भी बहुत देर कर दी। इसी दौरान घर के बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक जोरदार थी। किसी ने दरवाज़ा खोला। कुछ मिली जुली आवाज़ें आईं। इनमें एक भारी और पुरहुक्म आवाज़ सबसे नुमायां थी। गाहे बगाहे गनी साहब भी एहतजाजी अंदाज में कुछ कह रहे थे। मैंने घर के शेन में झांकने की कोशिश की। अपनी इस कोशिश में मैं पूरी तरह कामयाब तो नहीं हो सका। ताहम चंद अफराद की टांगें नजर आईं। ये वही बावर्दी अफराद थे जो उससे पहले बस्ती के बहर दरख्तों में दिखाई दिए थे। जल्दी मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो सुल्ताना को अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं। इनका रवैया सख्त था। बहरहाल वो किसी तरह की बदतमीजी नहीं कर रहे थे। गनी साहब की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच रही। वो कह रहे थे, देखो जनाब, हम तो खुद अब भी थोड़ी देर में आपके पास हाजिर होने वाले थे। इस लड़की ने कोई जुर्म नहीं किया। ये तो खुद साइल बनकर आई है। जवाब में भारी आवाज़ वाले ने कहा, ठीक है बुजुर्गवार, हम अभी इसको अपराधी तो नहीं कह रहे, बस ऊपर के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। जो कुछ बोलना चाहती है वहाँ जाकर बोल ले। वर्दी वाले एक दूसरे शख्स ने कहा। इसका पति किधर है? वो बीमार है जी, दूसरे कमरे में लेटा हुआ है। गनी साहब की आवाज़ सुनाई दी। चंद सेकंड बाद 2-3 अफराद मेरे वाले कमरे में घुस आए। इनमें से एक भारी आवाज़ वाला शख्स वही था
جس سے کچھ دیر پہلے بستی سے باہر ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے مجھے سارتا پا دیکھا اور بولا، تم بھی سلطانہ کے پتی ہو؟ ایک دم ہی میرے اندر کی گھٹن اور بے قراری آواز بن گئی۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، میں نہیں ہوں اس کا پتی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو تم کون ہو؟ بھاری آواز والے نے کہا۔ میرا نام تابش ہے، میں پاکستان سے آیا ہوں، میں واپس جانا چاہتا ہوں، یہ لوگ مجھے زبردستی روک رہے ہیں۔ سلطانہ تیزی سے اندر آئی، بھاری آواز والے سے مخاطب ہو کر بولی، آپ کو بتایا ہے نا بیمار ہیں، ان کو چوٹ لگی ہے سر میں، اپنے ہوش میں نہیں ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے نہیں پتا یہ کیا چاہتی ہے، اس کے ساتھی کیا چاہتے ہیں۔ میں نے چلا کر کہا، خدا کے لیے مروج ایسی باتیں نہ کرو۔ سلطانہ نے بے قرار ہو کر میرا بازو تھاما۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور ایک دم دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرا سر گھوم رہا تھا، لگتا تھا میں پھر بے ہوش ہو جاؤں گا۔ میں نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، چکر بڑھتے جا رہے تھے، دم گھٹ رہا تھا، میں گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ ارد گرد کی آوازیں اب جیسے مجھے فاصلے سے سنائی دے رہی تھی۔ بھاری آواز والا مقامی لب و لہجے میں کچھ کہہ رہا تھا، سلطانہ اور غنی صاحب بھی بول رہے تھے، آوازیں آپس میں گڑبڑ ہو رہی تھی۔ میں نے کراتے ہوئے کہا، مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز، چلے جاؤ یہاں سے، میرا سر پھٹ رہا ہے۔ میں اپنا سر گھٹنوں میں جھکاتا چلا جا رہا تھا۔